हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट फर्स्ट। हम यही सोच के स्टार्ट कर रहे हैं कि जो 2024 जो बीता है अभी, ज़रूर उसमें निराशा हाथ लगी थी, लेकिन 2025 में एक बेहतर काम करके, एक बेहतर स्टडी करके एक बेहतरीन रिजल्ट देना है ताकि हम सफल हो सकें। तो उस सफलता के लिए मैं इंग्लिश में आपकी भूमिका निभाऊंगा। और जैसे बैंकिंग के एग्ज़ाम हो गए, या फिर एसएससी सीजीएल हो गया, सीएसएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है, अगर इंग्लिश आपकी कमज़ोरी है तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हमारी पूरी भूमिका रहेगी कि आप उसमें एक बेहतर अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं कैसे कैसे एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, उस लेवल के सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश में है क्या, इंग्लिश में आपको पैसेज आना चाहिए और वर्ड पावर आनी चाहिए। ग्रामर तो सब लोग रट्टा मार लेते हैं, मेन प्रॉब्लम है आपका पैसेज, क्योंकि जो भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमें पैसेज को रीड करने में, उसका अर्थ निकाल लेने में, उसको अर्थ समझ लेने में। अगर ये आपको आ जा रहा है तो आप लगभग 60% काम कर जा रहे हैं, क्योंकि वर्ड का ही पावर है, वर्ड का ही खेला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। ये इंग्लिश का जो है ये पहला वीडियो है मेरा, और ये पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ये है पैसेज। तो पहले पैसेज को रीड करेंगे। देखिए हमने क्या किया है ना कि इसका जो है ना मैंने हिंदी दे दिया है। बहुत लोग बोलेंगे कि आप हिंदी क्यों दे रहे हैं, या पहले मॉक टेस्ट में हिंदी दे रहे हैं। देखिए भाई, हम लोग को समझने के लिए ना, हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और हम लोग को समझने के लिए ना हिंदी ज़रूरी है। अब हम पहले दिन हम हिंदी ना दें तो ये नहीं होगा। ठीक है, हम मैक्सिमम 20 मॉक टेस्ट में हम हिंदी देंगे। आप समझ लीजिए, समझते समझते जब आप डेवलप हो जाएगा पूरा, तब जाकर हम हिंदी हटा देंगे। ठीक है, बाकी हम जितने मॉक टेस्ट डालेंगे उसमें सब में हिंदी देंगे। 20 मॉक टेस्ट हिंदी वाला होगा और 25 जो मॉक टेस्ट होगा उसमें हिंदी नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए पहले पैसेज को रीड करते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक एक वर्ड का मैं मीनिंग बताता जाऊँगा। पहले है क्लाइमेट चेंज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेज फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी टुडेज। क्लाइमेट मतलब होता है वातावरण, चेंज मतलब परिवर्तन होता है, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, चैलेंजिंग मतलब जो है चैलेंजिंग मतलब चैलेंजिंग फेस करते हैं ह्यूमैनिटी टुडेज। कह रहा है कि जो क्लाइमेट जो मतलब जो मौसम जो बदल रहा है, एक बड़ा चैलेंज है। जो मौसम जो बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज जो मौसम बदल रहा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस, एक बड़ी समस्या है जो फेस कर रहे हैं, फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी टुडेज। आजकल जो हम लोग इसको फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को जो हम फेस कर रहे हैं ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है रीजिंग टेम्परेचर एंड चेंजिंग वेदर पैटर्न हैव एक्यूज्ड सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम अराउंड द ग्लोब। रीजिंग मतलब क्या हो रही है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर एंड चेंजिंग बदल रहा है, वेदर यानी कि मौसम का जो पैटर्न जो तरीका है उसका, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम है टू ग्लोब। ठीक है, कर इसका पूरा जो मतलब है कि जो रीजिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो मौसम बदल रहा है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोब के लिए। जो हमारा ग्लोब है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पोलर आइस कैप्स आर मेल्टिंग, कह रहा है कि जो पोलर आइस है, जो ध्रुवीय बर्फ है, वो मेल्टिंग मतलब पिघल रहा है, सॉरी मेल्टिंग हो रहा है, पिघल रहा है, लीडिंग टू राइज सी लेवल, और इससे जो सी का लेवल है क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, मतलब राइज मतलब बढ़ना, राइज हो रहा है। विच थ्रीटेन लो लेइंग एरियाज, जो लो लेइंग एरियाज है, जो निचला स्तर का एरिया है, उसमें पानी भर जा रहा है, इसलिए उसका स्तर क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच अ फ्लड, जो इसके एक्सट्रीम लेवल पे जो वेदर में ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, फ्लड जो इसलिए बाढ़ आ रही है, डाउट जो सूखा हो रहा है, हेरुकुलेंस जो है यानी कि जो कह सकते हैं ये होता है जी, क्या बोलते हैं उसको, तूफान होता है, जो तूफान जो आ रहे हैं, हैव बिकम मोर फ्रिक्वेंटली, मतलब ये
अधिक बढ़ गया है पहले से। देखिए एक बार और हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच अ फ्लड, जो एक्सट्रीम लेवल पे जो मौसम जो बदल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है, सूखा हो जा रहा है, तूफान आ रहे हैं और बिकम टू मोर फ्रिक्वेंट। ये जो क्या हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं, ये बढ़ता ही जा रहा है। मान लीजिए कि कभी बाढ़ आ गई तो जैसे मौसम के समय, बारिश के समय में अगर बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, पूरा बाढ़ आ जा रही है। सूखा के टाइम पूरा सूखे हो जा रहा है, सूखे ही पड़ रहा है। तूफान कभी भी आ सकते हैं, इसमें कोई कभी ऐसा आ रहे हैं, इसका कोई एक लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, क्लाइमेट जो परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये है। ठीक, आगे देखते हैं। इट इज़ इसेंशियल फॉर कंट्रीज टू वर्क टुगेदर रिड्यूज ग्रीन हाउस गैसेज इमिनेशन, प्रोटेक्ट इन इन्वायरमेंट योर फ्यूचर इन जनरेशन। कह रहा है कि जो इट इज़ इसेंशियल फॉर कंट्रीज, जो हमारा देश है वो ज़रूरतों पे वर्क काम करे टुगेदर कह रहा है कि इसेंशियल टू फॉर कंट्रीज इट इज़ इसेंशियल फॉर कंट्रीज टू वर्क टुगेदर टू रिड्यूज टू ग्रीन हाउसेस इमिनेशन। कह रहा है कि जो हमारी जो कंट्री है, जो हमारा कंट्री जो देश हैं, वो मिलकर कार्य करें रिड्यूज कम करने के लिए। ग्रीन हाउसेस जो है गैसेस हैं, जो इमिनेशन है, ग्रीन हाउस जो इमिनेशन है उसको कम करने के लिए। ठीक है, पूरे देश काम करे इस पे मिलकर, जो आवश्यकताओं चीज़ें हैं उस पे कि मतलब ये ग्रीन हाउस गैसेस और इमिनेशन क्या हो, कम हो सके। क्यों कम हो सके? प्रोटेक्ट मतलब जो हमें रक्षा कर पाएँ किसका? इन्वायरमेंट का। फ्यूचर मतलब भविष्य, किसके भविष्य का? जनरेशन, आने वाले जनरेशन की। इसके कहने का यही मतलब है कि जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, वो मिलकर जो ग्रीन हाउस इमिनेशन पे कम करने की बात करें, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट हो प्रोटेक्ट हो सके और आने वाले जनरेशन जो फ्यूचर के लिए वो बेहतर काम कर सके। ठीक है, आगे है इंडिविजुअल कैन आल्सो कंट्रीब्यूट बाई अडॉप्टिंग सस्टेनेबल practices such as reducing waste, saving energy and using renewable sources। करके व्यक्तिगत तौर पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए और अडॉप्टिंग अपनाना चाहिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस को। जो सस्टेनेबल जो गोल्स बनाए गए हैं, जो सस्टेनेबल उसको क्या करना चाहिए, हमें अडॉप्ट करना चाहिए। एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, जो वेस्ट जो है उसको रिड्यूस करना चाहिए। जो वेस्ट चीज़ें हैं उन्हें रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। एंड सेव करना चाहिए क्या? एनर्जी को। एंड यूज टू हमें यूज करना चाहिए रिन्यूएबल सोर्सेज हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, इसका रिन्यूएबल सोर्सेज से मतलब यही है कि जो चीज़ें हम खर्च करके दोबारा हम उसको फिर से बना पाएँ। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज का हमको इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए एक बार और इसको अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद तब हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर पे। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रेटेस्ट चैलेंजिंग फेस द ह्यूमैनिटी टुडे, जो आज पूरे मानवता उस चैलेंज को फेस कर रही है, ह्यूमैनिटी को मानवता पूरा फेस कर रही है। किसका? अरे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, चेंजिंग वेदर पैटर्न, जो मौसम बदल रहे हैं अपने पैटर्न के अनुसार। सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, ये बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोब के लिए। जो ध्रुवीय आइस है वो मेल्टिंग, पिघल रहा है, लीडिंग टू राइज, पिघल रहा है और समुद्री स्तर बढ़ रहे हैं, इसलिए लो एरियाज लेइंग वेदर, लो एरियाओं में पानी भर जा रही है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच अ फ्लड, जिसके कारण या तो हमेशा बारिशें हो रही है या तो हमेशा सूखा ही पड़ जा रहा है या फिर तूफान आ रहे हैं। हैव टू बिकम टू फ्रिक्वेंटली, और ये निरंतर हो रहा है। ठीक, इंसेंशियल जो देश हैं उनके ध्यान देना चाहिए कि हमें रिड्यूज कम करें ग्रीन हाउस इमिनेशन को एंड प्रोटेक्ट करें इन्वायरमेंट को, हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित करें एंड फ्यूचर टू जनरेशन, ताकि आने वाले जनरेशन क्या रह सके, सुरक्षित रह सके। आगे इंडिविजुअल कैन बी ऑल्सो कंट्रीब्यूट अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस सच एज रिड्यूसिंग वेस्ट एंड सेविंग एनर्जी यूजिंग द रिन्यूएबल सोर्सेज। मतलब जो व्यक्तिगत जो है हमें अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए सस्टेनेबल को अडॉप्ट करने के लिए, मतलब उसे अपनाने के लिए। रिड्यूज करना चाहिए, कम करना चाहिए हमें जो भी
वेस्ट चीज़ें हैं एंड सेव करना चाहिए एनर्जी को, और हमें हमेशा यूज में लाना चाहिए रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक, अगर ये आपको ये समझ में आ गया है तो चलते हैं प्रश्न आंसर पे और क्वेश्चन पे चलते हैं और उसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। हमने हिंदी में लिख कर आया है। यदि आप इसका अर्थ समझ, देखिए हमारे कहने का ये मतलब है कि अगर इस पैसेज का यदि आप इसका अर्थ समझ पा रहे हैं तो उसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। यदि आपको अर्थ ही ना समझ में आए तो आपको मुश्किल होगा। थोड़ा सा मैंने जल्दी पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन फिर इसको हम और कम करेंगे और स्लो पढ़ाएंगे ताकि आपको बेहतरीन समझ में आ पाए। ठीक है, शुरुआत करनी है। पहले देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ वन मेजर इफेक्ट मेल्टिंग पोलराइज कप्स। कह रहा है कि जो मेल्टिंग जो पिघल रही है ध्रुवीय जो आइसें हैं उसका एक मेजर कारण क्या है। ठीक है, क्या था, देखिए इसमें कह रहा है कि इंक्रीज द प्रोटेस्ट। इसमें हम जंगल की बात किए थे, क्या नहीं किए थे, आंसर नहीं होगा। देखिए रिड्यूस टू ड्राउट, सूखे में कमी के, हाँ इस बात किया गया था इसका, इसमें बात में इसको घेर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी बात की गई थी, राइजिंग द सी लेवल। लेकिन बेटर क्लाइमेट कंडीशन, एक बेहतर जलवायु की स्थिति, हमने तो इसका नाम नहीं सुना था तो ये तो होगा नहीं। ठीक, तो यानी कि हमने दो तो काट दिया, ये नहीं हमने सुना और जंगलों में वृद्धि हमने ये नहीं सुना। ठीक, ये दोनों में देखते हैं। सूखे में कमी, सूखा नहीं था वहाँ, क्या कर रहा था वो, या तो सूखा ही बढ़ता हो अधिक हो जा रहा है, या तो बारिशें अधिक होने जा रही है। वो कह रहा था यहाँ पे कि राइज सी लेवल्स, समुद्री स्तर में वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, मेल्टिंग टू पोलर आइस क्रैप्स। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है देखिए व्हाट पैटर्न विल बी, यहाँ पे मेल्टिंग देखिए क्यों हो रहा है, टू राइज टू सी लेवल एरियाज। ठीक है, आ गया समझ में, तो ये आसानी से मिल जाएगा, राइज टू सी लेवल्स, समुद्र के स्तर में वृद्धि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर था, सेकंड नंबर है आपका कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज कंसीडर अ मेजर चैलेंजेज। कह रहा है कि यदि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आप उसके मेजर चैलेंजेज क्या है। कह रहा है कि इट इज ओनली इफेक्ट वर्ल्ड वाइड, कह रहा है कि यह केवल वन्य जीवों को प्रभावित करता है। क्या ये हमने वर्ल्ड लाइफ की बात किया था, क्या नहीं किया था, तो ये तो होगा ही नहीं, चर्चा में था ही नहीं, तो फिर कहाँ से आएगा। अगला कह रहा है कि ये चरम मौसमी घटनाओं का कारण बनता है, इन एक्यूज एक्सट्रीम वेदर इवेंट, हाँ ये पढ़े थे, इसको देखते हैं। फिर अगला देखते हैं, इट इज़ हेल्प इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ये पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए मदद करता है, टू हेल्प इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, इसको भी देखते हैं। द सपोर्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ये टिकाऊ प्रथाओं को समर्थन करता है। देखिए इस सपोर्ट की तो कहीं बात की नहीं गई है, प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक, तो या तो आप देख सकते हैं, तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। इसमें देखिए ये क्यों, ये तो पहले काट दिए। कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज कंसीडर टू मेजर चैलेंजिंग, यह पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करता है। नो यार, यही तो प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज ही तो प्रॉब्लम है। अभी कह रहा है कि पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये होगा टू इट्स कॉसेस एक्सट्रीम वेदर इवेंट, एक चरम मौसमी घटनाओं का कारण बनता है, एक चरम मौसमी घटनाओं का कारण बनता है। कौन बनता है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि कैन बी इंडिविजुअल डू टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। कह रहा है कि जो इंडिविजुअल लड़ाई है क्लाइमेट चेंज की वो क्या है। देखेंगे इंक्रीज वेस्ट जो है प्रोडक्शन, इंक्रीज वेस्ट प्रोडक्शन, कचरे का उत्पादन बढ़ाना। नहीं यार, ये तो इसकी तो बात नहीं, कचरे का उत्पादन बढ़ा दोगे तो कैसे क्लाइमेट चेंज की बात कर सकते हो यार, लड़ाई कैसे बच सकते हो। लड़ाई देखिए अगला है यूज रिन्यूएबल, ये तो नहीं होगा, यूज रिन्यूएबल सोर्सेस, हाँ ये हो सकता है, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना, ये हो सकता है क्लाइमेट चेंज को इंडिविजुअल लड़ाई है उससे बचने के लिए, तो नवीकरणीय साधनों का उपयोग करें, रिन्यूएबल सोर्सेस का उपयोग करें।
एवॉइड सेविंग एनर्जी, एवॉइड सेविंग एनर्जी नहीं यार, एवॉइड सेविंग एनर्जी नहीं करना है, ऊर्जा हमें बचाना है, ना कि बचाने से बचना है, ठीक। कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इमिनेशन, नहीं यार इसी को तो कम करना है, और इशू का करे कि आप कंट्रीब्यूट करिए कि ग्रीन हाउस को योगदान में देने के लिए, तो नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना, ठीक। चौथा नंबर देखते हैं, 4 नंबर क्या है। 4 नंबर है कि व्हाट हैपेंस ड्यू टू राइजिंग सी लेवल, करें कि जो ऐसी घटना क्या है जो राइज हो रही है, जो सी लेवल जो बढ़ रही है। क्या देखिए, पहला तो ये तो पढ़े थे, फ्लड्स इन लो लेइंग एरियाज, ठीक है। अगला देख लेते हैं, मोर फॉरेस्ट ग्रो, करें कि अधिक जंगल उगते हैं, इसके लिए राइजिंग हो रही है, नहीं यार इसकी तो हमने बात नहीं किया था। वर्ल्ड लाइफ इंक्रीजिंग, वन्य जीव बढ़ते हैं, वर्ल्ड लाइफ की तो बात ही नहीं हुई थी। ग्लोब टेम्परेचर इंक्रीज, जो वैश्विक तापमान घट रहे हैं, देखिए सॉरी इंक्रीज एंड डिक्रीज है, नहीं डिक्रीज से नहीं हो रहा है, इंक्रीज से हो रहा था, तो ये भी नहीं होगा, पहला बच गया। फ्लड इज लो एरिया लेइंग लो एरिया, निचले स्तर में क्या हो रहा है, बाढ़ आ जा रहा है। देखिए ये यहाँ पे था, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए लो एरियाज ना, सी लेवल लो एरियाज, थ्रेटन्स लो एरिया लो लेइंग एरियाज, ठीक है। तो आप देख लीजिए चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का आंसर हो जाएगा आपका फ्लड्स इन लो लेइंग एरियाज, मतलब जो निचले स्तरों में बाढ़, निचले एरियाओं में क्या होना, बाढ़ आ जाना, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 5 नंबर कहता है कि टू टाइप ऑफ प्रैक्टिस हेल्प द इन्वायरमेंट, कह रहा है कि ऐसा क्या तरीका है जो प्रैक्टिस कर सकता है इन्वायरमेंट को हेल्प सहायता करने में लिए। अल्पकारी प्रथाएं, प्रथाएं कहाँ से आएगा यार, प्रैक्टिसेस, अनसस्टेनेबल नहीं यार, सस्टेनेबल की बात करो, अनसस्टेनेबल की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, गलत है। यूजिंग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, गैर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, सेविंग एनर्जी एंड रिड्यूस टू कम वेस्ट। देखिए यार नवीकरणीय संस्थाओं का हमें यूज करना है, और ये कह रहा है कि आप यूज गैर नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करें, तो ये तो होगा ही नहीं। इंक्रीज पोल्यूशन, यार इंक्रीज पोल्यूशन से कैसे हो सकता है यार, आप प्रदूषण को बढ़ा कर कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसकी बात नहीं चले। ऊर्जा बचाना और कचरे को कम करना, ये होगा कि आप इन्वायरमेंट को हेल्प करेंगे अपने, एक तरीका है कि आप इन्वायरमेंट को सुधार कर सकते हैं, कौन सा, ऊर्जा बचाइए और कचरे को कम करिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सेविंग एनर्जी एंड रिड्यूस टू वेस्ट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सेविंग एनर्जी एंड रिड्यूस वेस्ट, यानी कि ऊर्जा बचाना और कचरे को कम करना, ठीक है। अब इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, देखिए ये आपका हो जाएगा कि बोलते हैं इसको अपोजिट साइड, बोला है कि इसका अपोजिट साइड आप इसका फाइंड आउट करिए। वर्ड का क्या है, इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब होता है बाबू बड़ा, ठीक है, बड़ा होता है या फिर विशाल होता है, ठीक है, बड़ा या विशाल। तो इनॉर्मस का मतलब हो जाएगा बड़ा। एक और होता है देखिए गिगनेटिक का मतलब भी बड़ा होता है, मैसिव मतलब भी बड़ा होता है, और ह्यूज मतलब भी बड़ा होता है, ठीक है। इनॉर्मस मतलब भी बड़ा, ह्यूज मतलब भी बड़ा, गिगनेटिक मतलब भी बड़ा, और मैसिव मतलब भी बड़ा होता है। स्मॉल मतलब होता है छोटा, एक होता है इसका एक और होता है टीडी मतलब भी छोटा होता है, ठीक है, टीडी होता है, स्मॉल होता है, छोटा हो गया, ठीक। तो इनॉर्मस का एक आ जाएंगे, साइन हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा, मैसी हो जाएगा, गिगनेटिक हो जाएगा। इसका एक और होता है मीनिंग क्लोजल, जो आपके सीजीएल के मेंस में पूछा था 2019 वाला, सॉरी 2022 वाले में पूछा था। क्लोजल मतलब होता है बड़ा, या उसका दिया था ह्यूज दिया था शायद, ठीक है। तो इनॉर्मस मतलब भी क्या होता है, बड़ा होता है। इसी का एक और सेकंड नंबर दिया हुआ है करेज मतलब होता है आपका, करेज मतलब होता है साहस, ठीक। इसका भी क्या याद करना है, अपोजिट साइड। देखिए ब्रेवरी मतलब भी साहस होता है आपका, बोल्डनेस मतलब साहसी है, वॉलर मतलब भी क्या है, साहसी है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। करेज मतलब भी साहसी होता है ना, और आपका वॉलर मतलब भी होता है आपका साहस, ब्रेवरी है, बोल्डनेस है, भी साहसी होता है। कोवार्डिस मतलब होता है डरपोक, ठीक है, कोवार्डिस मतलब होता है डरपोक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा।
इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका भी डी हो जाएगा और इसका भी डी हो जाएगा। ठीक है, दोनों का आंसर है तो डी ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन को आपको सॉल्व करनी है। पहले मिलाना है। देखिए आर आर एस और पी, क्यू शुरू नहीं है तो क्यू से तो पहले होगा नहीं, तो क्यू को तो आप पहले काट दीजिए। क्यू से होना ही नहीं है तो क्यू काट दीजिए। पी पे पहले देखते हैं, क्योंकि पी एक बार है। सॉल्व दिस इशूज, क्या कर रहा है कि सॉल्व करिए, इस समस्या को सॉल्व करिए। ठीक, तो उससे कुछ समझ में आ नहीं रहा कि उसमें हमको नाउन मिल रही है। देखते हैं, आर से 2 बार शुरू है तो आर से चर्चा करते हैं। आर है द गवर्नमेंट मस्ट, गवर्नमेंट को चाहिए कि, मतलब मस्ट है, जरूरी है, तो आर हो गया। उसके बाद दिया है एस, टेक नेसेसरी स्टेप। क्यू है इमीडिएटली, तो देखिए इसके बाद तुरंत इमीडिएटली एडवर्ब लाना उचित, ये संभव नहीं है। इसके लिए मुझे चाहिए टेकन, वर्ब चाहिए। तो वर्ब किस पार्ट में है, सेकंड में है, तो आपको आसानी हो गया। यानी कि आर के बाद क्या चाहिए मुझे, आर के बाद यस चाहिए। पढ़ लेंगे, द गवर्नमेंट मस्ट टेकन नेसेसरी स्टेप टू सॉल्व दिस इशूज इमीडिएटली। क्यू से लास्ट होगा, गेटिंग में, बस इमीडिएटली मतलब प्रॉब्लम सॉल्व इशूज इमीडिएटली। इशूज तो है लेकिन उसके सॉल्व क्या करना है, इमीडिएटली सॉल्व करना है, तुरंत सॉल्व करना है। ठीक है, करेंगे तो गवर्नमेंट मस्ट टेकन, उसको लेना चाहिए नेसेसरी, जो आवश्यकता भरा स्टेप सॉल्व करने के लिए इशूज को, और तत्काल इमीडिएटली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं। यह है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस एकदम इजी है सर, एकदम इजी है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गेव क्या है, देखिए बस वर्ब देखती है, गेव GAVE। अगर आप पढ़े हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, तो आपको पता है कि गेव क्या है, V2 है। ठीक, गेव क्या है जी, गेव क्या है, V2 है। V2 का मतलब होता है, देखेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जहाँ V2 आ जाए वहाँ हम क्या ढूंढते हैं, वाज या वर। ठीक है, अगर आपको इसमें V2 मिल जाए तो आप पैसिव वॉइस में क्या खोजेंगे, वाज या वर, सॉरी दोनों हमने वाज ही लिख दिया, और वाज या वर। ठीक है, वाज या वर खोजेंगे। तो देखते हैं वाज या वर कहाँ है। देखिए यहाँ पे वर है, यहाँ पे इज है। V2 के बाद इज नहीं चाहिए मुझे, ये नोट कर लीजिएगा। कभी भी सेंटेंस में अगर V2 मिल जाए तो हमें खोजना है वाज या वर। याद रहेगा आपको, अब दिमाग में बैठ गया होगा सर, याद रहेगा। V2 आ गया, वाज पहले, कुल सब बाद में चेक करेंगे, पहले हमको V2 के बाद हमको वाज या वर चाहिए। यहाँ पे देखते हैं इज आ गया, आंसर नहीं होगा। और इस देखिए, एक मिनट, मोबाइल थी थोड़ा सी। और इसमें तो देखेंगे, इसमें देखिए इसमें तो, अरे थोड़ा सा ऊपर हुआ ना, ये सेंटेंस एक जगह पूरा नहीं हो पा रहा है ना, थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो रहा है यार, सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि इसमें तो वाज है ही नहीं, तो ये तो इसी वाज वर ही नहीं, तो काट दीजिए पहले ही। इसमें ईज वाला है, इसे काट दीजिए, इसमें भी ईज है, आंसर क्या हो जाएगा, पहला। देख रहे हैं जी, सिर्फ V2 के बाद क्या खोजना है मुझे, वाज या वर। मेरा नाउन पे वीडियो आने वाली है, आप पढ़ेंगे पूरी जो पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पूरी सिंपल वे में पूरा समझ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कुछ दिन बाद आ जाएगी, बस वेट कर लीजिए थोड़ा सा। आगे देखते हैं, आगे समझ में। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बहुत सबसे ईजी है। इसमें आपको हम 3 पहलू बताते हैं। पहले तो एक कि जो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करनी है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करनी है, रिपोर्टिंग स्पीच में उसका सब्जेक्ट कैसे चेंज करना है, और जो वर्ड हैं, वर्ड 3 फॉर्म है सर। 3 फॉर्म अगर जानेंगे, वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ड, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बदलता रहता है, ये 3 जान गए तो आपका 80% जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट समाप्त बन जाएगा। देखिए पहले ही है, टेंस पहले देख लीजिए, विल पहले ही, अब ये चेंज देखिए, अगर आप विल लिख रहे हैं तो हमें चाहिए वुड। विल देख लिए तो हमें वुड चाहिए, पहले हम उड़ खोजेंगे,
उड़ इसमें नहीं है, काट दीजिए। उड़ इसमें नहीं है, काट दीजिए। हो गया। अब टुमारो का भी बदलता है, टुमारो बदलता है, अगला नेक्स्ट डे में बदलता है, नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे में बदलेगा टुमारो। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी नेक्स्ट डे है और यहाँ भी नेक्स्ट डे है, दोनों में नेक्स्ट डे है, तब तो हम नहीं पहुँच पाएंगे। पहला देखिए विल, हमको चाहिए शुड, दो में नहीं, दो ऑप्शन काट दिए। 50-50 खेलेंगे जी, 50-50 तो खेल लेंगे, ये नहीं होगा और आपका ये नहीं होगा। अब 50-50 खेला जा सकता है, क्योंकि अब देखेंगे उड़ यहाँ भी है और उड़ यहाँ भी है, नेक्स्ट डे यहाँ भी है, नेक्स्ट डे यहाँ भी है। अब इसमें आती है प्रोनाउन चेंज करने की बारी या सब्जेक्ट चेंज करने की बारी। ये होता है, एक होता है यस ओ एन, ठीक, और 1 2 3, ये सभी लोगों ने बताया होगा, जितने भी इंग्लिश टीचर में आप पढ़ रहे होंगे सब लोगों ने बताता है, और ये बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। हम भी वहीं से पढ़े हैं जहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फर्स्ट, ये एक क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, ये होता है जी, आई और वी। सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, यही होते हैं। थोड़ा सा लिखाई सही नहीं है, लेकिन ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक। 1 2 और 3, यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे यू हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ही, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलेगी किसी सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, आई चाहिए। तो देखिए हम अब यहाँ पे सॉल्व किए थे ना जी, नेक्स्ट है यहाँ पर भी, उड है यहाँ पर भी, उड है यहाँ पर भी, नेक्स्ट है यहाँ पर भी। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ही चाहिए, है ना, ही है तो ही चाहिए मुझे, तो यहाँ भी ही है और यहाँ भी ही है, दोनों भी वही बात हो गई। अब आते हैं इसमें एक और प्रोनाउन है यू। यू क्या है, सेकेंड पर्सन, किसे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट की तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट अपने मान लेते हैं सेड टू मी मान लेते हैं, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, मतलब आई होता है तो मी क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो यहाँ पे यू ना होकर यहाँ पे मी वाला, ये सही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, लेकिन आपको पूरा समझाने का प्रयास किया कैसे कैसे बदलता है, ठीक। आई फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार, यू है इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो अपने आप स्वतः मान लेते हैं कि मी ही होगा, ठीक है, और इसके अनुसार ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए एडियम फ्रेजेस देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम कॉमन में पाएंगे एडियम फ्रेजेस। एडियम फ्रेजेस है, देखिए थोड़ी सी हमने इसका ध्यान नहीं दिया है, अब अगली बार से हमारा ध्यान रहेगा, गैपिंग हो जा रहा है ज़्यादा कर रहा है कि यह है क्वेश्चन है कि आपका बर्निंग इन द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग इन द मिडनाइट ऑयल मतलब देर रात तक ऑयल को जलाना, इसका मतलब होता है कि देर रात तक काम करना, ठीक है, रात को देर तक काम करना, टू वर्क लेट नाइट, ठीक, टू वर्क लेट नाइट इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई ट्रिक, कोई जादू नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेंगे, ठीक है। टू वर्क लेट नाइट एट नाइट, ठीक, देर रात तक काम करना। आगे है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, देखिए ब्रेक द आइस का मतलब होता है आपका, अगर आप इसको थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो होता है कि टू स्टार्ट कंजर्वेशन एक्टिविटी, बातचीत या गतिविधि को सुधार करना। टू ब्रेक द आइस मतलब ये क्या है, एक आइस को तोड़ने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब होता है टू स्टार्ट द कंजर्वेशंस और एक्टिविटीज़, ठीक, एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी है, तो इसका मतलब बातचीत या गतिविधि की शुरुआत करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना। अब ऐसा थोड़े है कि तुम पूरे हिमालय को तुम तोड़ दोगे, आइस को तोड़ दोगे, शुरुआत करोगे ना यार, ठीक है। अगला है, अगला देख, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे अ डेप्ट, ऐसा करे कि ऐसा पर्सन जो चुका नहीं पाता हो, पे नहीं कर पाता हो, उसको क्या बोलते हैं। देखिए इसको एक होता है डेप्टर, डेप्टर मतलब उधारकर्ता, डेप्टर उधारकर्ता, जो उधार लेता है उसको बोलते हैं डेप्टर। अब उधार लिया हुआ है तो डेप्टर है, ठीक। और क्रेडिटर होता है ऋणदाता, जो उधार देता है। क्रेडिटर जो है उधार देता है, और डेप्टर जो उधार करता है, जो उधार लेता है।
ठीक, अभी तो हो गया। एक होता है आपका इन्वेस्टर, जो निवेशक होता है, इन्वेस्टर निवेशक हो गया, और एक होता है आपका इंसॉल्वेंट दिवालिया। अब थोड़ा सा अगर इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, हम समझाने का प्रयास करें यहाँ पे तीन चारों वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप समझिए। डेप्टर उधारकर्ता, जो उधार लिया, इसने लिया है पैसा, अभी पैसा लिया है तो उसको बोलेंगे डेप्टर। जो क्रिएटर जो है, क्रिएटर नहीं, क्रेडिटर जो है क्या कर रहा है, उधार दे रहा है, ऋणदाता ये दे रहा है, उधार क्या रहा है, दे रहा है, ये उधार लिया, ये उधार दे रहा है, ये निवेशक जमा कर रहा है। लेकिन ये देने लेने की प्रक्रिया में अगर ये कहे कि हम चुका नहीं पाऊंगा तुम्हारा, वो हो जाएगा इंसॉल्वेंट दिवालिया। ठीक है, चारों वर्ड आए हुए एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है सर, आया हुआ है तो याद रहे। इंसॉल्वेंट मतलब हो गया उधार तो लिया उस समय तक ठीक है, लेकिन जब पैसा नहीं दे पाया उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, भाग गया, कहा कि हम नहीं चुका पाएंगे, उनको बोलते दिवालिया, इंसॉल्वेंट। ठीक, तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को देख लिया है। और लास्ट में देखते हैं एक और जो क्लोज टेस्ट है, हमने पूरे सॉल्व करने का प्रयास किया है। ठीक, तो क्लोज टेस्ट को देख लेते हैं। क्लोज टेस्ट जो हमारा है, देखिए क्लोज टेस्ट ला दिए, ये है क्लोज टेस्ट। जबकि ये फर्स्ट पे था, मैंने इसको लास्ट में रखने का प्रयास किया ताकि आप इसको और बेहतरीन ढंग से समझ पाएँ। इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि थोड़ा लंबी वीडियो है, तो धैर्य लेके पढ़िए। और ये वीडियो आती रहेगी, लोग देखें ना देखें, लाइक करें ना करें, पसंद करें ना करें, एंड नो मैटर, ये वीडियो आती रहेगी। ठीक है, जो इंग्लिश जिनको नहीं समझ में आती है उनके लिए बेहतर काम करेंगे और बेहतरीन से इस पर आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चल देखते हैं पैसेज क्या है। कह रहा है कि एजुकेशन प्ले द विटल रोल इन इंडिविजुअल टू एंड सोसाइटी स्पेस है। कह रहा है कि एजुकेशन प्ले, थोड़ा सा इसको एक बार और देखते हैं। एजुकेशन प्ले विटल रोल इन द स्पेस ऑफ एन इंडिविजुअल सोसाइटी। A good education system space not only knowledge but also space, skill and value. Today world's education has been and more the important than ever to space challenges the future. Necessary for the government to space a proper facilities ensure quality education for all. थोड़ी सी धैर्य रखेंगे और एक एक चीज़, एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि जो एजुकेशन है वो प्ले करता है एक महत्वपूर्ण रोल इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्तिगत और समाज के लिए। समाज में किसके लिए? कह रहा है कि जो एजुकेशन जो है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसका अर्थ ऐसे भी निकाल सकते हैं आप कि व्यक्तिगत या समाज के लिए एजुकेशन कैसा रोल प्ले करता है, विकास का या फिर डिस्ट्रैक्शन का या फिर चेंज का या फिर स्टेटस का। ठीक, एक बार पढ़ लिए हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। एक बार पहले इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, उसको तब इस पे ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, एजुकेशन प्ले विटल रोल एंड इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। कह रहा है कि जो एजुकेशन, जो शिक्षा है वो कैसा रोल प्ले करती है हमने व्यक्तिगत या हमारे समाज में। एंड अगर कहा कि गुड एजुकेशन सिस्टम, कह रहा है कि यदि एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम है वो क्या कर सकती है, नॉलेज ही नहीं बल्कि स्किल और वैल्यूज़ को भी बढ़ाती है। टुडे वर्ल्ड, जो आज का संसार है, एजुकेशन बिकम टू मोर इम्पोर्टेंट इवर टू। कह रहा है कि आज का संसार है जो उसके लिए जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है शिक्षा, टू चैलेंज टू फ्यूचर, अपने फ्यूचर को चैलेंज करने के लिए, इवर टू आगे करने के लिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट, सरकार को चाहिए कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे एंड इंश्योर करे एंड क्वालिटी इंश्योर करे। का नेसेसरी फॉर ऑल द गवर्नमेंट, चाहिए सरकार को कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे एंड इंश्योर करे क्वालिटी एजुकेशन देने की फॉर ऑल, सभी के लिए। थोड़े से बात समझ में आ गया कि ये बात किस पे की गई है, एजुकेशन लेवल पे बात की गई है। एजुकेशन को किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है उस पर बात की गई है। एजुकेशन हमारे जीवन में क्या रोल अदा करता है उस पर बात की गई है। तो एजुकेशन ओवरऑल, और ये देखिए हम आपको ऐसे बताएंगे कि ऐसे हम पैसेज लाएंगे आपको कि हर एक बेस पे हो, जैसे मोबाइल हो गई, आधुनिकीकरण का ज़माना हो गया,
रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी हो गई, मतलब जो मेन टॉपिक हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गई, जो भी टॉपिक, एजुकेशन हो गया, नई शिक्षा नीति हो गई, आपके जो एक एग्ज़ाम में पूछने वाला ओरिएंटेड है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस पर हम बात कर रहे हैं, तो सारे पैसेज जो होंगे आपके, जो क्लोज टेस्ट होंगे उसी बेस पे होंगे, ताकि वो एग्ज़ाम में सेम टू आ भी सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो देखते हैं, एजुकेशन प्ले विटल रोल, एजुकेशन प्ले और विटल रोल करेगी। जो एजुकेशन सिस्टम है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारे इंडिविजुअल, व्यक्तिगत और हमारे समाज में। कैसा रोल करती है देखेंगे यहाँ पे। डिस्ट्रैक्शन का जी, एजुकेशन विनाश की बात करेगी, काट दीजिए। परिवर्तन की बात तो कर सकती है, ठीक है। स्टेटस की बात, स्थिति की तो बात नहीं करेगी कभी, या फिर विकास की बात कर सकती है। देखिए दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, लेकिन आप क्या मारेंगे। देखिए चेंज का कहाँ इस्तेमाल करते हैं जी, ना बोलते हैं कि मिल्क जो है, दूध परिवर्तन हो गया किस में, दही में, मतलब किसी स्थिति को परिवर्तन की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब किसी भौतिक अवस्था में की परिवर्तन की बात किया जा रहा है, रासायनिक अवस्था की बात किया जा रहा है, उसके लिए हम चेंज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की जो बात करते हैं, वो एक अवस्था जो है, विकास वाले जो अवस्था है, एक भौतिक अवस्था है, न कि रासायनिक अवस्था है, ठीक। तो जो इसके बात करेंगे यहाँ पे, तो एजुकेशन प्ले विटल रोल इन द इंडिविजुअल सोसाइटी। जो एजुकेशन है वो एक व्यक्तिगत और समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है, ठीक। डेवलपमेंट का विकास में एक महत्वपूर्ण विटल रोल निभाती है, एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है, ठीक। कौन, एजुकेशन, शिक्षा। कह रहा है कि जो एक शिक्षा है, आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। एजुकेशन सिस्टम, जो एक शिक्षा जो प्रणाली है, एक अच्छी शिक्षा प्रणाली है, नॉट ओनली बट आल्सो, यहाँ पे दोनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे हम देखेंगे, दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको। और गुड एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे देखेंगे जनरेट करती है, प्रोवाइड करती है, रिड्यूज करती है या लिमिट करती है। देखिए एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम क्या करेगी जी, रिड्यूज करेगी। पहले बात अच्छा कर रहा है यार, तो रिड्यूज थोड़ी करेगी, लिमिट करेगी जी, लिमिट की बात नहीं करेगी। उत्पन्न करती है और प्रोवाइड करती है। देखिए जनरेट मतलब जो होता है ना, जनरेट ही वर्ड ही गलत है, जनरेट तो यहाँ पे आप लाई नहीं पाएंगे। किसी चीज़ को मतलब जनरेट करना, मतलब एक नया कुछ निर्माण करना, उसके लिए जनरेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ नया कुछ निर्माण करने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है कि एक जो नई शिक्षा है, एक विकास करती है, एक विकास, एक अच्छा रोल निभाती है एक मानव के सभ्यता और उनके विकास में, ठीक। सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो यहाँ कर रहा है गुड एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आएगा प्रोवाइड आएगा ना कि उत्पन्न आएगा। तो कह रहा है कि एक गुड एजुकेशन सिस्टम, एक अच्छा शिक्षा जो सिस्टम है, वो प्रोवाइड करता है नॉट ओनली, नॉलेज ही नहीं। कह रहा है कि एक अच्छी शिक्षा, जो एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम एक नॉलेज नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि आगे देखेंगे स्पेस है, स्किल एंड वैल्यूज भी डेवलप करता है, बल्कि स्किल और वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करें, तीसरा में देख लीजिए, वैल्यूज है ना, स्किल तीसरे पे क्या कर रहा है, स्किल की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब वो स्किल की बात कर रहा है तो देखेंगे तीसरे में क्या आएगा, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक है, नो, व्यवहारिक की बात नहीं है। हानिकारक है, नहीं, स्किल कभी हानिकारक हो ही नहीं सकता। विनाशकारी है, डिस्ट्रक्टिव है, कभी देखिए स्किल डिस्ट्रक्टिव हो सकता है जी, स्किल पे तो दुनिया काम कर रही है आज, चलो स्किल की तो बात है, विनाशकारी नहीं है, स्किल हानिकारक नहीं है, और स्किल तो व्यवहारिक है ही नहीं यार। स्किल क्या है, एक क्रिएटिव है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात क्रिएटिव, इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा हमें इश्यू हो रहा है बताने में आपको। करा कि हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे करा है कि अ गुड एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है एक नॉलेज, ज्ञान ही नहीं, बल्कि
क्रिएटिव स्किल, रचनात्मक स्किल और वैल्यूज टू रचनात्मक स्किल एंड वैल्यूज, रचनात्मक स्किल और वैल्यूज प्रोवाइड करता है। कौन? एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम। ठीक, आगे बात करते हैं। कहा कि इट इज वर्ल्ड, जो आज का जो संसार है, एजुकेशन हैज बिकम टू मोर इम्पॉर्टेंट एवर देन टू चैलेंजिंग द फ्यूचर। आज का जो संसार है, आज का जो विश्व है, वो जो इनके एजुकेशन के इम्पोर्टेंट को समझ रहा है, वो जान रहा है कि हमारे भविष्य में, जीवन में क्या है, चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 4 नंबर पे देखिए, इग्नोर तो नहीं होगा, अवॉइड भी नहीं होगा और फॉरगेट भी नहीं होगा। थोड़ा सा हमें अगर हम इस पे अगर एक मैं चीज़ पे ला पाता तो शायद हम बेहतर आपको समझा पाते। मैंने इसको बड़ा करके थोड़ी सी मिस्टेक जो हुआ है वो तो हुआ है, अगले बार थोड़ा सा इसको कम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए पहला वीडियो है और समस्याएं तो होंगी ही, क्योंकि गला भी कभी कभी सूख जा रहा है इतने बोलते बोलते। तो ठीक है, इसको प्रयास कर लेंगे हम। देखिए ये चौथे का होगा, फेस हो जाएगा। ठीक है, फेस इसका आएगा, आंसर फेस आ जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि इन टुडे वर्ल्ड्स एजुकेशन हैव बीन बिकम मोर इम्पोर्टेंट टू गेट टू चैलेंजिंग। हमें फेस कर रहा है चैलेंज को, चैलेंज टू फ्यूचर को सब लोग क्या रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ठीक है, फेस ही इसमें होगा। 5वां देख लीजिए, 5वां क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू फैसिलिटीज इंश्योर प्रॉपर फैसिलिटीज़ एंड इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ये जरूरी है कि सरकार को चाहिए कि एक प्रॉपर फैसिलिटीज दे। प्रॉपर के पहले क्या लगा, देखो प्रॉपर के 5वां नंबर देख लीजिए, रिमूव चाहिए जी, 5वां रिमूव होगा नहीं, इग्नोर और डिस्ट्रॉय नहीं, ये नहीं, रिमूव भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा और अंदर भी नहीं। इम्प्रूव चाहिए मुझे। ठीक है, इम्प्रूव की बात की गई है, इम्प्रूव की बात की गई है। ठीक है, तो कह रहा है कि द गवर्नमेंट नेसेसरी फॉर द यहाँ पे देखते हैं, द नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है, इम्प्रूव टू प्रॉपर फैसिलिटीज एंड इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम। इम्प्रूव करे किसका, एक अच्छी फैसिलिटीज़ का एंड क्वालिटी एजुकेशन का, आप सभी को। ठीक है, तो थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो। हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैंने आपको हम बताए पैसेज कंप्लीट किए एक। ठीक है, मैंने एक क्लोज टेस्ट कंप्लीट किया, हमने पैसिव वॉइस देखे, हमने नरेशन देखे, हमने वन वर्ड देखे, हमने आइडियम फ्रेजेज देखे, हमने साइनो देखे। तो तमाम तरह के प्रश्नों को हमने सॉल्व करने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। अगर कुछ छूट गया हो तो हमने अपने अगले वीडियो में आपको बता देंगे और बेहतरीन से समझाने का आपको प्रयास करेंगे, ताकि आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपने एग्ज़ाम में एक बेहतरीन रिजल्ट दे पाएँ, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाए। तो इस पर हम काम करेंगे। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और ये वीडियो डेली आएगी। ठीक है, थोड़ा सा पहला वीडियो था, आज पहली तारीख है तो थोड़ी सी ज़रूरी हमको नर्वस फील हुआ है, लेकिन ठीक है, ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी और आपकी इंग्लिश सिखाने में और समझाने में हम पूरी भूमिका निभाएंगे और आप एक बेहतरीन इंग्लिश सीख पाएँ और समझ पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।